हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। मेरे पास बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला है कि उनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्निक्स हैं उनमें मोटा मोटा तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ स्पेशलाइज केस में कब किसको यूज़ करना है और रीज़न असर्शन के क्वेश्चन करने में उनको काफ़ी, जहाँ तक मैं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो चलिए आज बिना देर किए हम समझेंगे कि जो भी ART हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, यानी कि अगर किसी कपल के बच्चा नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी में दिक्कत है किसी वुमेन को, तो जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं साइंस में, उसके थ्रू अगर वेमेन प्रेग्नेंट होती है और बेबी को डिलीवर करती है और जनरेशन्स बन रही हैं, तो उसे हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। दैट मीन्स कि बेसिकली जो ART होगा उसमें जो भी काम होगा वो लैब में होगा। पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। अब आएगा क्या ऐसे ARTs में, आपका क्या क्या आ सकते हैं? आपके लिए जिफ्ट आएगा, आपके लिए गिफ्ट आएगा, अभी मैं इनकी फुल फॉर्म बताऊंगी, ICSE आएगा, IVF आएगा। तो हमें एक एक करके इनके बारे में जानना है, इनके बारे में हम डिटेल से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपको कि गिफ्ट और जिफ्ट क्या है। तो गिफ्ट देखिए, GIFT, गिफ्ट मतलब गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। नो डाउट गैमीट्स को ट्रांसफ़र कराया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कराया जा रहा है, राइट। देन उसके बाद जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, यानी कि यहाँ पे जाइगोट को ट्रांसफ़र कराया जाएगा। तो बेसिकली मोटा मोटा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो गिफ्ट है उसमें गैमीट्स को रिट्रीव किया जाएगा और उन्हें तुरंत से, मतलब लाइक ज़्यादा इमीडिएटली उनको विमेन के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन गैमीट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपको जो मेन बात ध्यान देनी है वो ये है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा। इनसाइड द बॉडी का मतलब है कि आप उसे इन वीवो कंडीशंस कहेंगे। इन वीवो मतलब इनसाइड द बॉडी, नेचुरल, व्हाटएवर। दैट मीन्स कि गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन इन वीवो होगा, जबकि जो आपका जिफ्ट है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, वहाँ पे हम गैमीट को नहीं करा रहे हैं। गिफ्ट में हमने गैमीट को करवाया फेलोपियन ट्यूब में और फिर फर्टिलाइजेशन अंदर होगा फेलोपियन ट्यूब के। जबकि जिफ्ट में हम क्या कर रहे हैं, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करा रहे हैं। दैट मीन्स कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ करा रहे हैं, हमने गैमीट लिए हैं और पेट्री डिश में बाहर लैब कंडीशन में आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। और फर्टिलाइजेशन के बाद उसको विदिन 24 आवर्स, बिकॉज फेलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो आपको पता है मॉरुला तक ही रहता है और वो एम्ब्रियो मॉरुला तक स्टेज तक रहता है, तो वो आगे खिसकता जाता है यूट्रस की तरफ, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसे फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट को ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी आ जाता है कि जो गिफ्ट होता है उसमें कौन सी सेल्स फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, जबकि जो जिफ्ट होता है उसमें डिप्लॉइड सेल्स, यानी कि जाइगोट की तो प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड ही रहेगा ना। लेकिन याद रखिए दोनों में कभी भी यूट्रस में इम्प्लांट नहीं किया जाएगा, दोनों में फेलोपियन ट्यूब में ही इंसर्शन होगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखनी है कि जो जिफ्ट और जो गिफ्ट होते हैं उनमें लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि जिफ्ट के जो आपके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, या ये क्यों हम प्रेफर किया जाता है ओवर द गिफ्ट और ओवर द अदर, तो या फिर जिफ्ट किन किन लोगों के लिए सूटेबल बैठ सकता है। क्योंकि देखो मार्केट में इतनी सारी सपोज ड्रग्स आ रही हैं एक ही उसके लिए, लेकिन हर कोई तो सूटेबल आपको नहीं बैठती, किसी के लिए एलर्जिक हो सकते हैं। तो इन द सेम वे इतनी सारी ARTs हैं, तो कौन सी ART कब फॉलो करनी है या किसको सूटेबल रहेगी, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो जो जिफ्ट है, जिफ्ट में वो किन किन के लिए रिकमेंड किया जाएगा, तो जिफ्ट बेसिकली उनके लिए रिकमेंड किया जाएगा, ऐसी वेमेन के लिए जो कि बहुत बार मतलब
जिनमें आईवीएफ बहुत बार हो चुका है और वो अनसक्सेसफुल रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो ऐसे में थोड़ा अर्ली स्टेज में जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो ज़िफ्ट है वो आईवीएफ से क्या उसके एडवांटेजेस हैं, मतलब आईवीएफ के ऊपर किस किस चीज़ों में वो भारी पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो उसका मेजर एडवांटेज, जहाँ तक मुझे एक मेन मोटा सा मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो इसमें जो एग हैं ज़िफ्ट में, जाइगोट इंट्राफैलोपियन में, बिकॉज फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो एग्स हैं फीमेल के, वो कम एग में ही आपका इंश्योर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। दूसरा, ज़िफ्ट में मल्टीपल बर्थ की समस्या नहीं रहेगी, मतलब उसका रिस्क नहीं रहेगा कि बच्चे एक दो तीन, एक से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो मल्टीपल बर्थ का रिस्क नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ लोग फिर भी रिलीजियस बिलीव्स की वजह से ज़िफ्ट को प्रेफर ना करके गिफ्ट को ही प्रेफर करते हैं। दोनों ही एआरटी हैं, विमेन को प्रेगनेंसी में इस्टेब्लिश कराने में दोनों ही हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बात तो हो गई ज़िफ्ट की। अब ज़िफ्ट के बाद एक मेन मैंने आपको बता दिया पॉइंट कि उसमें जो एम्ब्रियो है वो आपका फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होगा। अब हम बात करते हैं कि ज़िफ्ट की सक्सेसफुल रेट क्या है। तो जो ज़िफ्ट है ना, वो अगर करवाया जाता है तो 40 to 45% केस में वो सक्सेस रेट उसकी होती है, जबकि जो गिफ्ट है, यहाँ मैं आपको याद रखिए गिफ्ट से इसको कंपेयर कर रही हूँ, जबकि जो गिफ्ट है उसमें जो सक्सेस रेट है वो 20 से 25, 20 to 25% ही है। दैट मीन्स कि ऑब्वियसली ज़िफ्ट गिफ्ट से ज़्यादा बेटर हो रहा है। और वैसे भी एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज गिफ्ट का क्या रहेगा, जो कि ज़िफ्ट के लिए एक एडवांटेज है, कि उसमें इंश्योर फर्टिलाइजेशन मिल रहा है। लाइक मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर करा रहे हैं लैब के बाहर, तो वो इंश्योर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन एम्ब्रियो डेवलप होगा थोड़ा सा, देन उसको तभी एक जब उसमें स्टडी करने के बाद जब डॉक्टर्स को लगेगा कि हाँ अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब फर्टिलाइजेशन हुए 24 घंटे हो गए हैं, तभी वो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। जबकि जो गिफ्ट है उसमें ऐसा नहीं होता। गिफ्ट में आपके गैमीट्स को, स्पर्म को लिया जाता है डोनर से या मैन से, और विमेन से एग को लिया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, और उनको विमेन की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर वो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर रिस्क है कि फर्टिलाइजेशन चांसेस रैंडम होते हैं कि हो या ना हो, राइट। अब आइए मेन बात पर आते हैं, आईवीएफ, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो पहले तो मैं बता दूं, आईवीएफ की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। दैट मीन्स कि ये अपने आप में ही कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा, इन विट्रो मतलब इन लैब की कंडीशंस में होगा। अच्छा, यहाँ से जो बेबीज़ होते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो टेस्ट ट्यूब में पैदा होते हैं। जो पूरा प्रोसेस है वो पेट्री डिश में करवाया जाता है, राइट। तो वो टेस्ट ट्यूब में नहीं होता, पेट्री डिश में होता है। अब आईवीएफ में क्या प्रोसीजर होता है, तो बेसिकली आईवीएफ में अगर मैं कहूँ स्टेप्स की हम बात करें, तो सबसे पहले इसमें जो फीमेल होती है उसकी ओवरीज को स्टिमुलेशन दिया जाता है हार्मोन्स और फर्टिलिटी ड्रग्स के थ्रू, सो दैट कि वो ओवरी स्टिमुलेट हो और वो बहुत सारे एग्स को जल्दी मल्टीपल एग्स को बना सके। देन वो मल्टीपल एग्स को बनाने के बाद फिर एग रिट्रीवल, मतलब ओवरी से एक छोटी सी माइनर सी सर्जरी से फीमेल की बॉडी से ओवरी में से एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसे एग रिट्रीवल वाला पॉइंट कहते हैं। देन उसके बाद इंसेमिनेशन, लाइक जो मेल है या जो डोनर है वहाँ से स्पर्म को लिया जाता है। उसके बाद नेचुरल कंडीशन में नहीं होगा, आर्टिफिशियल कंडीशन में, पेट्री डिश में, इन लैब कंडीशंस में उसको स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है। यहाँ पे ये इंश्योर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही टफ प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत ऐसे प्रोसीजर्स करने के लिए
आपके जो फीमेल्स हैं उनको इतना ड्रग्स दिया जा रहा है, फर्टिलिटी ड्रग्स दिया जा रहा है, हार्मोन थेरेपी पे वो रहेंगी, तो डेफिनेटली स्ट्रेस, एंजाइटी और बिहेवियरल चेंजेस बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ मनस्थिति का बहुत बड़ा असर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे एक बार में ही लेके मल्टीपल ओवम को लिया जाता है और एम्ब्रियो जो डेवलप कराए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियो लैब में ही डेवलप होगा और वो एक से ज़्यादा मल्टीपल एम्ब्रियोज़ डेवलप कराए जाते हैं। यहाँ ये बात आपको गौर करने की है। और ये मल्टीपल एम्ब्रियोज़ 3 से 5 दिन के अंदर में फीमेल की यूट्रस में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, मदर के वॉम में। तो यानी कि आईवीएफ में फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यहाँ पे यूट्रस में आपका जो एम्ब्रियो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है और 3 to 5 डेज़ के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। देन उसके बाद कुछ एक से ज़्यादा एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है ज़्यादातर केस में। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कपल्स आईवीएफ लेते हैं उसके थ्रू उनके ज़्यादातर आपने देखा होगा ट्विंस ही होते हैं उनके। और कुछ एम्ब्रियोज़ को फ्रोज़न भी करवा लिया जाता है, जिससे कि बाद में अगर सपोज़ वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ को लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आईवीएफ के प्रोसीजर की। अब एक चीज़ है, अगर सपोज़ विमेन में एग का कंडीशंस बहुत सारी हो रही हैं, इसीलिए तो एआरटी कोई कपल फॉलो कर रहा है। तो अगर सपोज़ फीमेल्स में एग का नंबर कम है, उसको स्टिमुलेट करने के बाद, उसको हार्मोन थेरेपी, फर्टिलिटी ड्रग देने के बाद भी सपोज़ बहुत ज़्यादा ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, सुपर ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही है ओवरी, तो एग का काउंट कम है या एग हेल्दी नहीं है, उनकी क्वालिटी डिटीरियोरेट है, क्वालिटी थोड़ी घटी हुई है, इन्फीरियर है, या फिर मेल जो है उसके स्पर्म हेल्दी नहीं है, वीक हैं, स्पर्म का काउंट लो है, जितना होना चाहिए एक बार सीमेन में 1 टाइम इंसेमिनेशन में उतना काउंट नहीं मिल रहा है स्पर्म का, या फिर पहले आईवीएफ किया गया हो या कोई एआरटी किया गया हो तो उसमें सक्सेस रेट नहीं मिल रही हो, या फिर स्पर्म जो है वो उनकी मोटिलिटी यानी कि उनका मूवमेंट, वो मूव करके आते हैं ना, तो उनका मूवमेंट बहुत ही पुअर है, मतलब वो बिल्कुल इतने वीक हैं कि वो ढंग से उनका जो मूवमेंट है वो गति है वो नहीं पकड़ रहे हैं चाल। तो ऐसे केस में डॉक्टर को जब लगता है तो ऐसे केस में करवाया जाता है ICSI। ये भी आपकी बुक में दे रखा है, इसलिए मेंशन करना मैंने ज़रूरी समझा, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दैट मीन्स कि पर्टिकुलरली एक स्पर्म को उठा के एक बहुत ही बारीक सी नीडल से उठा के पैट्री डिश में जो फीमेल के जो एग्स रिट्रीव किए हैं उनको रखा है, उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन दे दिया जाता है उसका। तो डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे एक स्पर्म तो वो उसका डायरेक्ट जो स्पर्म है वो अंदर उसका ओवम के अंदर पहुंच जाएगा। तो डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है। और ये मैंने बताया अभी आपको, ये 5-6 केसेस में अगर ये केसेस हो रहे हैं आईवीएफ के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो ICSI फॉलो किया जाता है। डॉक्टर को लगता है तो वो, आपको पता है एक जो स्पर्म है वो कितना, बहुत ही इतना आसान काम नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है। एक स्पर्म आपके एक बाल के 1,000वें हिस्से के बराबर होता है, इतना माइक्रोस्कोपिक होता है। तो ICSI की भी बात हो गई, IVF की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि IVF ART की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या IVF जो है वो कब करना चाहिए, क्या एज सूटेबल है उसके लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि जो विमेन है उसमें आप सभी को पता है कि जो फॉलिकल बनते हैं वो बनते हैं और साथ में मरते भी जाते हैं जन्म से ही, तो उसे अट्रेशिया कहते हैं, अट्रेटिक कंडीशंस होती हैं। लेकिन क्या होता है 28-29 साल के बाद फीमेल में, या 30 साल के बाद कह लीजिए, 30s में जब अपनी फीमेल होती है तो उसके जो एग की क्वालिटी होती है वो घटने लग जाती है और एग का प्रोडक्शन भी कम होने लग जाता है। और ये जो है वो मतलब लाइक 35 साल के बाद से ये वाला जो काम है एग की क्वालिटी का घटना और एग का प्रोडक्शन,
ये बहुत फास्ट होता है, यानी कि 40s में जब अपने 40 के बाद या 40s में जब फीमेल होती है तो ये बहुत फास्ट रैपिड डिक्लाइन हो रहा होता है। तो ऐसे केस में जिन्होंने लाइक लेट मैरिज किया या लेट बच्चा प्लान किया, तो ऐसे केस में उनको प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होने में दिक्कत आती है। तो these kind of couple they generally go for the IVF। IVF में अब बात करें कि पता कैसे चलेगा कि प्रेगनेंसी इंश्योर हुई है कि नहीं, IVF के कराने के कितने टाइम बाद प्रेगनेंसी इंश्योर होगी। तो जो IVF है उसमें जो प्रेगनेंसी इंश्योर होगी जनरली 15 दिन, मतलब लाइक 14-15 दिन, मतलब आप हार्डली में 2 वीक्स IVF करवाने के 2 वीक के बाद आपको प्रेगनेंसी के फीमेल को सिम्टम नज़र आएंगे और उसको ये पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, IVF सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो गिफ्ट सबसे कम सक्सेसफुल है, उसके बाद जिफ्ट है, जैसे कि मैंने परसेंटेज में अभी आपको पहले बताया। एंड IVF इन सब में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि देखिए वो गैमिट को भी उठा रहा है, वो फर्टिलाइजेशन भी इंश्योर कर रहा है लैब कंडीशन में, वो लैब कंडीशन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी इंश्योर कर रहा है, और फिर उसको एक फाइनल बस उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर रहा है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन ही एक उसका, इम्प्लांटेशन के बाद तो डेवलपमेंट होगा। अगर इम्प्लांटेशन ढंग से हो गया देन उसके बाद तो डेवलपमेंट है। और ऐसा नहीं है कि उस इम्प्लांटेशन के बाद उसको कपल्स को या फीमेल को डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी पड़ती या रेगुलर विजिट नहीं करनी पड़ती हैं, उसके बाद भी वो मेडिकेशन पे रहती हैं और उनकी थेरेपीज़ चलती हैं। तो इस तरह से आपका जो IVF है, जिफ्ट है, गिफ्ट है और ICSI है, मैंने सभी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। अब आपको एक काम करना है, आपको मुझे ये बताना है कि पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, कहाँ डेवलप हुआ और किसने डेवलप किया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। इससे रिलेटेड मैं आपको पोस्ट में डालूँगी और सारे आप पोस्ट को सॉल्व करिएगा। कभी कभी जाके पोस्ट भी देख लीजिए करिए कम्युनिटी सेक्शन। और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।